हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो ऑक्सीजन फैमिली है फिजिकली कैसे दिखाई देती है ना, फिजिकली कैसे बिहेव करती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है, वो सब हम बात करेंगे। तो जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है, दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो क्या होता है, फिजिकल स्टेट, है ना। कि भाई इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये कैसे दिखाई देगी हमें, ये गैसियस फॉर्म में रहेगी, लिक्विड में या फिर सॉलिड में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करने से पहले हम जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट डिपेंड करेगी वो कौन सी है, एटोमिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ऑक्सीजन फैमिली की एटोमिसिटी होगी क्या। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेलुरियम है, पोलोनियम है ना। पोलोनियम को जनरली हम छोड़ भी देते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम जो मोस्ट 4 है। तो इसकी जो एटोमिसिटी होगी, एटोमिसिटी का मतलब जानते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो क्या कहलाती है, एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर है, सिलीनियम है और टेलुरियम है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब दिखने में क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है, व्हाइल रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैव एटोमिसिटी 8, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक होता है, बाकी जो सब है वो ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। तो क्या रीजन होगा भाई ऑक्सीजन इज डायटोमिक एंड अदर्स आर ऑक्टा एटॉमिक। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट पूरा करना है ना। ये उसी काम में लगे हुए हैं, हर एक एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा। तो यहां पर क्या कहता है कि द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन is 2 because of its small size। अब कहोगे भाई इसके स्मॉल साइज से क्या फर्क पड़ेगा, देखो अब बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट कैन फॉर्म या इट कैन मेक p पाई मल्टीपल बॉन्ड, p पाई मल्टीपल बॉन्ड एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिंपल से क्या कहता है कि सभी को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उनके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड तो बन ही जाएगा। फिर कहता है कि जो दूसरा बॉन्ड है वो भी वो दूसरे एटम, सेम एटम के साथ बना लेती है, क्योंकि साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने से पाई बॉन्डिंग बन जाती है ना। ये हमने पढ़ा हुआ 11th में कि जो पी पाई बॉन्डिंग है वो तभी बन पाएगी, तभी स्टेबल होगी जब दोनों का साइज छोटा होगा, अदरवाइज साइड वाइज ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। तो जो ऑक्सीजन था वो क्या कर लेगा, साइज छोटा होने की वजह से पी पाई डबल बॉन्ड बनाएगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो होगा वो पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा होने का मतलब क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, है ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। अब बारी आती है जो बचे हुए एलिमेंट है उनकी। तो बाकी जितने भी एलिमेंट है इनका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो साइज लार्ज होने का मतलब क्या हो गया कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, सो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, भाई रेस्ट ऑफ एलिमेंट, while rest of elements due to large size have very less tendency to form p pi multiple। ठीक है, इनकी जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है, मतलब कि बॉन्ड स्टेबल नहीं बन पाएगा। सो दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, So they complete their octet
by making 8-membered पकड़ रिंग। ठीक है, जो रिंग बनती है उसको पकड़ रिंग बोलते हैं। तो 8 मेंबर्स की, जैसे हमारे पास सल्फर हो गया, तो कुछ इस तरीके से जो क्राउन शेप भी इसको हम बोल देते हैं। और सल्फर 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 सल्फर। ठीक है, तो ये कुछ शेप बन जाएगी सल्फर की। तो ये किसकी होगी? ये S8 की होगी। तो आई बात समझ में कि जो सल्फर होता है उसकी एटोमिसिटी 8 क्यों होती है, और जो ऑक्सीजन या बाकी सब जो ऑक्सीजन उसकी एटोमिसिटी 2 क्यों होती है ना। तो सिंपल सा लॉजिक था। अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की। अब जो फिजिकल स्टेट है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, है ना, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो इसलिए इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर, है ना। ये चीज हमने ध्यान रखनी है। तो जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आती है हमारे पास फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो क्या कहता है फिजिकल स्टेट के बारे में कि दीज मॉलिक्यूल्स या फिर दीज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। So their present molecular force, और क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स को? वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स विच डिपेंड्स, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? विच डिपेंड्स ऑन देयर साइज। ठीक है, साइज या सरफेस एरिया के ऊपर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन, अभी एक तो इसका साइज छोटा, फिर इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी कम, तो इसका मतलब क्या हो गया? O2 हैज स्मॉलेस्ट साइज। O2 हैज स्मॉलेस्ट साइज, सो इट हैज लीस्ट वंडरवाल फोर्स। least van der Waals force, hence exist in gaseous state। इसमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? ये गैसियस स्टेट में। जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर octa atomic, आर octa atomic है, so are very large in size, so are very large in size। ठीक है, thus वंडरवाल forces are strong, hence exist in solid state। इसलिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। तो ये सब तो किस में हो गए? सॉलिड स्टेट में हो गए। और ये अकेला किस फॉर्म में हो गया? गैसियस स्टेट में, है ना। तो सिंपल सा रीजन था, तो वो रीजन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ी थी। कैटेनेशन का मतलब क्या था? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। भाई खुद के साथ बॉन्ड बनाना, खुद के साथ अटैच होना। खुद के साथ बॉन्ड या जो लॉन्ग चेन है तभी एग्जिस्ट करेगी जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटेनेशन। और कैसे डिफाइन करूं कैटेनेशन को? कैटेनेशन इट मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होगा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन हैज लोअर कैटेनेशन पावर देन सल्फर।
ठीक है, मतलब कि जो सल्फर है उसकी कैटेनेशन सबसे ज्यादा होती है, जबकि कैटेनेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटम एटम के बीच के बॉन्ड पे। और एटम वाला जो बीच का बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की जो कैटेनेशन थी वो सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए। बट यहां पर क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन का साइज क्या हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। सो देयर एग्जिस्ट strong electron repulsion between lone pair of electrons, इसलिए वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा किसके बीच में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, सो द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन becomes weak and catenation power decreases. और जो कैटेनेशन पावर है वो कैटेनेशन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्दर आफ्टर सल्फर कैटेनेशन पावर डिक्रीजेस। सल्फर के बाद फिर से कैटेनेशन पावर क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। और उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज एंड सो डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। में जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, मतलब बॉन्ड वीक होगा। और बॉन्ड वीक होने का मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग चेन बन ही नहीं पाएगी, मतलब कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी होगी नहीं। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तो कम क्यों हो गई, क्योंकि इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज था। इसलिए ऑक्सीजन वाले केस में क्या होगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा और ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, वो वीक होता है। ठीक है, और बाकी सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में कम क्यों होगी, क्योंकि साइज बड़ा होगा। साइज जितना बड़ा होगा ओवरलैपिंग उतनी कम होगी और बॉन्ड ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरीके से डिफरेंट होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप the melting and boiling point continuously increases। ठीक है, वो लगातार इंक्रीजेस होगा कहां तक, अप टू टेलुरियम ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज and hence van der Waals forces। ये सिंपल सी बात है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तब क्या होगा, हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो टॉप से बॉटम सबके सब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो साइज बड़ा होगा, साइज ज्यादा होगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। बट एक चीज यहां पर है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो मतलब क्या होगा
कि उनको मेल्ट होने में, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा, अगर वो लिक्विड में है तो बॉईल होने में टाइम लगेगा। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, कहीं पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। जैसे वाटर है तो वाटर को जब मैं बॉईल कर रहा हूं तो क्या करता हूं कि मैं एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो तोड़ते हैं, है ना। तभी तो वेपर का फॉर्मूला H2O ही होता है। अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटते तो फिर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो कहता है कि जो वंडरवाल फोर्स है वो ब्रेक होता है, और वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने चाहिए। बट कहते हैं कि पोलोनियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं टेलुरियम से कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पोलोनियम हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन किससे, टेलुरियम से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फैमिली में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। So it cannot make large number of bond due to inability of s electrons to participate in bonding। भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, पेयर का मतलब एक ग्रुप ऑफ टू। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से जब बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। तो अब जो एस के इलेक्ट्रॉन जो एस पेयर्ड फॉर्म में था वो बॉन्ड तभी तो बनाएगा ना जब उसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, वो अपर में डी में चला जाए। तो कहता है कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती ही नहीं है कि एस के इलेक्ट्रॉन से प्रमोट होकर के डी सब शेल में पहुंचे। तो इसका मतलब क्या रह गया कि वो एस इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो जब उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था ड्यू टू साइज, बट पोलोनियम का साइज तो ज्यादा होता है, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो गई, और जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो आती है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स कैसे डिपेंड करेंगे भाई, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अब मेटालिक और नॉन मेटालिक, तो सिंपल सी बात है कि भाई जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक वेक्टर बढ़ते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर मोर नॉन मेटालिक देन ग्रुप 15, और रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब क्या होगा कि उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की ना कि देने की, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, मोर नॉन मेटालिक। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, डिक्रीजेस, and hence non-metallic character also decreases, and hence non-metallic character also decreases। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ऑक्सीजन और सल्फर तो क्या होते हैं भाई, नॉन मेटालिक होते हैं। सिलीनियम और टेलुरियम क्या होते हैं, मेटालॉइड्स, मतलब कि मेटालिक प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लग गई। और जो पोलोनियम है वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो सिंपल सा लॉजिक था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं।
तो ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी खत्म हो गई हैं, आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।